Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rustam, and this is my fourth video. I've been recording video on this document. As you can see here, it's a PDF document. और ये वीडियो लेक्चर जो हैं उर्दू में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए BS इंग्लिश फोर्थ सेमेस्टर स्टडीइंग फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। तो पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने सिलेबल बाउंड्री की बात की। दूसरी वीडियो में मैंने ये बात की कि फोनेटिक जो ट्रांसक्रिप्शन होती है या IPA जो होता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, इसको हम प्रिंटिंग अल्फ़ाबेट या रेगुलर अल्फ़ाबेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तीसरी वीडियो में मैंने बात की कि जो ऑर्डिनरी या रेगुलर इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, जैसे कि आपके सामने है, इसको फोनेटिक अल्फ़ाबेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। ये क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं प्रैक्टिस, स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि मैंने इसमें एक एक्टिविटी बनाई हुई है कि अंडरलाइन और सर्कल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ गिवन वर्ड्स। तो ये वर्ड्स हैं कुछ, देखिए प्लेया। तो इस वर्ड की जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है ये लिखी हुई है आपके सामने, प्लेया। तो अब इसमें कॉन्सोनेंट क्लस्टर को आपने आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें ये जो दो फनीम्स हैं ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, ठीक है। कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है? अगर दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आ जाएं, एक सीक्वेंस में आ जाएं, उन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। ओके, तो इसी तरह आप ये देखिए स्ट्रेंज, ये वर्ड है स्ट्रेंज। अब इसको जब हम ट्रांसक्राइब करते हैं तो ये देखें कॉन्सोनेंट क्लस्टर, 3 फनीम्स यहाँ पे हैं। और ये देखें ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है STR, यानी इसको हम STR तो नहीं पढ़ते, इसे हम पढ़ते हैं तो ये एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। और यहाँ देखें तो ये फाइनल स्टेज पे भी एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। देखें यहाँ पे ये एक कॉन्सोनेंट है और ये दूसरा एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ये कॉन्सोनेंट ये डबल सिंबल नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक ही साउंड है, जा साउंड, जा। तो यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट है। अच्छा, वैसे एक सिलेबल जो होता है, कोई भी सिलेबल है, उसके अंदर मैक्सिमम 8 फनीम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वावल होता है, उसका वावल साउंड, और उससे पहले जो है 3 फनीम आ सकते हैं और उसके बाद जो है 4 फनीम आ सकते हैं। ये मैं C डाल रहा हूँ, C का मतलब है कॉन्सोनेंट। तो पहले उसके 3 कॉन्सोनेंट आ सकते हैं और आखिर में 4 कॉन्सोनेंट आ सकते हैं, बीच में वावल साउंड होगा। तो देयर आर मैक्सिमम 8 फनीम्स इन अ सिलेबल। तो सिलेबल के जो पहले वाले कॉन्सोनेंट हैं उनको हम कहते हैं ऑनसेट, और जो बाद में आते हैं उन्हें हम कहते हैं कोडा। और वैसे एक और टर्म भी हम इस्तेमाल करते हैं, ये जो न्यूक्लियस होता है यानी वावल साउंड, P किसे हम कहते हैं, इसको इसके साथ मिला के राइम भी कहते हैं। और इसका मतलब है जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर होता है उसमें अगर वो ऑन सेट में आ रहा है तो 3 मैक्सिमम उसके वो कॉन्सोनेंट होंगे। अगर वही कॉन्सोनेंट क्लस्टर अगर कोडा में आ रहा है, आगे आ रहा है न्यूक्लियस के बाद, तो मैक्सिमम 4 कॉन्सोनेंट होंगे। इसका मतलब है एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर में मिनिमम 3 कॉन्सोनेंट और मैक्सिमम 4 कॉन्सोनेंट आ सकते हैं। ओके जी, ये वैसे ज़िमनी बात थी जो मैंने की। अब ये देखें बुक्स, ये वर्ड है बुक्स। अब इसको यहाँ लिखा गया है बुक्स। तो इसमें आप देख सकते हैं ये दो जो फनीम है ये आपके क्या है, कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। तो इसका एक तरीका ये भी होता है, जैसे ये बुक्स है, इसको यहाँ लिखें बुक्स, और इसके नीचे ये C कॉन्सोनेंट, वावल साउंड कॉन्सोनेंट, और सॉरी इसमें मैंने S लिखना था, और ये कॉन्सोनेंट। अब ये इसे हम कहते हैं CVC स्ट्रक्चर। तो ये 2 कॉन्सोनेंट इकट्ठे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, ठीक है जी। और ग्लिम्प्स्ड, अब यहाँ पे देखें ED लिखा हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, ख़ास तौर पे कनेक्टेड स्पीच में, तो ये D नहीं बोला जाता है, इसको हम T बोलते हैं, ठ ग्लिम्प्स्ड। तो इसी तरह मैंने ट्रांसक्राइब भी किया है, ये आपके सामने ग्लिम्प्स्ड, ठीक है। तो अब इसमें कॉन्सोनेंट क्लस्टर किधर है? तो ये देखें G और L, ये इसके ये इसको हम क्या पढ़ेंगे, G एंड L। ये देखें GL, ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। और ये है आपके 4 कॉन्सोनेंट लिखी हुई हैं, ग्लिम्प्स्ड,
जो मैंने आपको बताया था पहले, इसको हम अगर हम ऐसे लिखें इसको, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वावल, कॉन्सोनेंट 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 कॉन्सोनेंट, गा ल, और बीच में आपका ए, ये आपका न्यूक्लियस है, इसे हम कहते हैं पीक, बिकॉज सोनोरिटी इज़ एट द पीक एट वावल साउंड। और बाद में फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा फ, देन स, देन ट। तो अब आपको क्लस्टर अगर आपको कहा जाए सर्कल करें या अंडरलाइन करें तो आप इसको ये करेंगे, ये क्लस्टर है कॉन्सोनेंट क्लस्टर, और इधर ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है ग एंड ल। यानी मिनिमम इस किसी भी क्लस्टर में मिनिमम कितने कॉन्सोनेंट हो सकते हैं? 2। एक कॉन्सोनेंट होगा तो वो क्लस्टर नहीं कहलाएगा, ठीक है। और 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्सोनेंट इकट्ठे आएंगे, उन्हें हम क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर की। ये देखें ब्रिंग, तो इसको, ये स्पेलिंग सिस्टम है, इसको हम करेंगे कन्वर्ट करेंगे IPA में, इसे कहते हैं IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। तो यहाँ देखिए क्लस्टर है, यस ये क्लस्टर है, ठीक है, क्योंकि बा इज़ आल्सो अ फनीम, र इज़ आल्सो अ फनीम। अच्छा, इसमें मैंने ये भी बताया था क्लासरूम फेस टू फेस लेक्चर में और अपने किसी और वीडियो लेक्चर में कि ये जो सीक्वेंस है इंग्लिश में कॉन्सोनेंट क्लस्टर के अंदर पहले बी आएगा, बा साउंड आएगी, फिर रा साउंड आएगी, ये भी फिक्स है, ठीक है। इसमें सोनोरिटी की बात होती है, ठीक है, सोनोरिटी लेवल। उसकी वजह ये है कि देखिए मैं इसको लिखता हूँ ब्रिंग, यहाँ पे लिखते हैं, ये यहाँ पे जो वावल्स, जितने वावल्स होते हैं उनमें उनके अंदर सबसे ज़्यादा सोनोरिटी होती है, म्यूज़िकलिटी होती है, इन्हें कहते हैं सोनोरेंट साउंड्स। तो रूल ये है जिसे हम कहते हैं सोनोरिटी प्रिंसिपल, कि सोनोरिटी जो है इधर से यानी लेफ़्ट साइड से यानी ऑनसेट में बढ़ती जाती है टिल द टाइम इट रीचेस पीक, फिर वहाँ से नीचे जब आती है वहाँ पे आस्ता आस्ता डिक्रीज़ होती है, इधर इंक्रीज़ होती है, इधर डिक्रीज़ होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ लिखें ब र एन ए एन ग, तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा है। इसके बाद ये आर है, आर को हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेट सेमी वावल, यू कैन से, इनको क्या कहा जाता है? सेमी वावल। तो ये सावधान, ये वावल ही हैं, तो ये फिर ए के करीब आएगा। और ये जो है स्टॉप्स हैं प्लोसिव, तो प्लोसिव जो होते हैं वो उनमें कम से कम सोनोरिटी होती है। सोनोरिटी होती क्या चीज़ है कि अगर आपका जो वोकल ट्रैक है, ठीक है, जो लैरिंक्स है ना, उससे ऊपर जो पाइप आती है वहाँ से लेकर आपका जो लिप्स हैं यहाँ तक ये वोकल ट्रैक है, या अगर ऊपर की तरफ जाएं नेज़ल कैविटी के जो नोस्ट्रल्स हैं वहाँ तक ये वोकल ट्रैक है। तो वोकल ट्रैक के जो अंदर प्रेशर होता है वो और जो बाहर का जो प्रेशर है ये अगर बराबर हो तो उस साउंड को हम कहते हैं सोनोरेंट साउंड। और ये सिर्फ वावल के साथ होता है, क्योंकि जब वावल हम प्रोड्यूस करते हैं, वोकल ट्रैक से निकालते हैं एयर स्ट्रीम को, तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, और वो एयर स्ट्रीम जो है विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इट गेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। लिहाजा वो अंदर और बाहर का जो प्रेशर है बराबर होता है, वावल सारे जो हैं सोनोरेंट होते हैं। अब जैसे जो बी साउंड अभी मैंने बताई है, ये बा साउंड जो है, बा और फा, इसमें क्या होता है कि लिप्स के ऊपर हम एयर को रोकते हैं और प्रेशर जो है माउथ कैविटी में डेवलप हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। जब आप एयर को रोकेंगे, होंठों को बंद करेंगे, आप कहते हैं बा या आप कहते हैं फा, तो क्या होता है मोमेंटरीली बोथ द लिप्स आर ब्रॉट टुगेदर और इनसाइड द माउथ कैविटी अ लॉट ऑफ प्रेशर इज़ बिल्ड अप। अब अंदर प्रेशर जो है, लेट से हम प्रेशर की यूनिट को रख लेते हैं, लेट से अंदर प्रेशर बन जाता है 50 या 20 PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो जब बाहर है वो प्रेशर तो फिक्स होता है, एम्बिएंट प्रेशर मेरे ख्याल में 14.7 इंचेस ऑफ मर्करी। तो ये इसका मतलब है अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया, बाहर कम है, तो प्रेशर बराबर होगा तो सोनोरिटी होगी। तो प्रेशर बराबर ना हुआ, अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो अंदर वाला जो फनीम है जैसे बा और पा है, तो ये सोनोरिटी या म्यूज़िकलिटी लूज़ कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो फा बा ठा डा खा गा, ये जो 6 जो हैं आपके प्लोसिव्स हैं या इन्हें हम कहते हैं स्टॉप्स हैं, ये सोनोरेंट लीस्ट सोनोरेंट होते हैं। इनके अंदर सोनोरिटी या म्यूज़िकलिटी ना होने के बराबर होती है,
क्योंकि ये ऑब्स्ट्रूएंट्स हैं, इनको रोका जाता है या ऑब्स्ट्रक्शन दी जाती है और फिर अंदर प्रेशर बढ़ जाता है बाहर की निस्बत से, तो इसलिए ये इनके अंदर सोनोरिटी नहीं होती है, कम होती है। तो सोनोरिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर जैसे ब्रिंग है, इसमें ब्रिंग देखें, ये अब मैं दोबारा लिखता हूँ ब्रिंग, ये अगर सबसे ज़्यादा सोनोरेंट है वावल होने की वजह से, तो इसके करीब भी कोई सोनोरेंट आना चाहिए जो कि सेमी वावल टाइप चीज़ हो, तो ये आ जाएगा, तो ये भी पीछे आ जाएगा। आप इंग्लिश का कोई लफ्ज़ नहीं देखेंगे जिसमें इस तरह हो कि आर इधर हो और बी इधर हो और आगे वावल आ जाए, इस तरह रबिंग, ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जिसमें आर पहले होगा या बी बाद में होगा। हमेशा बी पहले होगा, आर बाद में होगा, यानी अगर क्लस्टर हो, क्लस्टर की बात कर रहे हैं इस तरह। तो ये भी इसके पीछे एक रूल है, इसे कहते हैं सोनोरिटी प्रिंसिपल। BS इंग्लिश फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट शायद इस बात को ना समझ पाएँ, कंसेप्चुअली ये थोड़ा सा कॉग्निटिवली इतना मुश्किल होता है। जैसे जैसे आपकी कॉग्निशन डेवलप होती है तो चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन एडवांस स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा हो। ओके, आगे चलते हैं। स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में देखें SPR, ये 3 साउंड जो हैं ये आपका एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, ठीक है। ये तीनों फनीम्स हैं, फनीम होने चाहिए, ठीक है, और आगे कोई भी क्लस्टर नहीं आ रहा। लिफ्ट में ये 2 आपके कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं, ये और टेक्स्ट, ये वर्ड है टेक्स्ट, बट व्हेन वी ट्रांसक्राइब इट लुक्स लाइक दिस टेक्स्ट। तो ये 4 जो हैं आपके कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं, ठीक है। तो ये देखें C यानी कॉन्सोनेंट, ये वावल साउंड है आपका, फिर आगे सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो 4 कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ रहे हैं तो ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, ये नहीं हो सकता, ये सिंगल है। तो ये मैक्सिमम मैंने पहले बताया था कितने कॉन्सोनेंट आ सकते हैं किसी भी क्लस्टर में, 4, और कम से कम 2 आ सकते हैं, लेकिन इस साइड पे 3 भी आ सकते हैं, इधर 4 होंगे, बीच में ये है, टोटल 8 होते हैं किसी भी सिलेबल के स्ट्रक्चर में। ओके जी, स्टैम्प, तो स्टैम्प में ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है S और T यानी एंट, और ये M और P भी कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, इसको आपने इस तरह करना है। स्प्लिट में ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है जिसमें 3 आ जाते हैं। नेक्स्ट में ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, 3 कॉन्सोनेंट्स। टॉक्ट में ये देखें ठ साउंड, ये कॉन्सोनेंट है, ये लॉन्ग वावल साउंड है, वावल लिख दिया हमने, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, तो दिस इज़ कॉन्सोनेंट क्लस्टर, तो आपने इसको सर्कल कर देना है। तो आज की वीडियो में हमने बात की है कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है और कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है जी। तो ये चौथी वीडियो है और इससे पहले मैं 3 वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ये सीरीज़ में आप सुनते जाएं, इंशाल्लाह आपको इसकी आती जाएगी, उसकी क्लैरिटी या कम्प्रीहेंशन होती जाएगी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अब अगला जो पार्ट होगा उसमें हम क्या बात करेंगे, लेट मी चेक। गिव अ फोनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सोनेंट्स। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है कि जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने बताना होता है कि क्या वो वॉइस्ड हैं या नहीं है, वॉइसिंग, फिर उनकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और फिर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, इस पर हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।